हाँ बच्चों देखो, आज की क्लास में अगला एग्जाम्पल हमने ये लिया था, ठीक है। तो उसमें पहले क्वेश्चन बोल लेता हूँ। तो इसमें हमको दे रखा है कि सीमित चुंबकीय क्षेत्र है, ये चुंबकीय क्षेत्र की बाउंड्री लाइन मतलब लक्ष्मण रेखा है, इसके इस साइड तो क्रॉस दिशा का समरूप चुंबकीय क्षेत्र भी अवेलेबल है, लेकिन इस साइड चुंबकीय क्षेत्र बिल्कुल जीरो है मतलब एब्सेंट है, ठीक है। अब देखो, इस चुंबकीय क्षेत्र में कोई वर्गाकार लूप रखा हुआ है ना भाई। इस चुंबकीय क्षेत्र में कोई से वर्गाकार लूप या वर्गाकार फ्रेम रखी हुई है जिसकी प्रत्येक भुजा L और प्रत्येक भुजा का प्रतिरोध R है। अब देखो, शुरू में लूप पूरा पूरा चुंबकीय क्षेत्र के अंदर डूबा हुआ था, लेकिन अब ऐसा कर रहे हैं कि इस लूप को कुछ भी करके v के नियत वेग से गति करा रहे हैं ना। मतलब कहने का मतलब है कि इस लूप को पकड़ करके ले जा रहे हैं और कुछ भी करके इसको v के नियत वेग से आगे की ओर ले जा रहे हैं, ठीक। तो बताओ, शुरू में लूप पूरा पूरा चुंबकीय क्षेत्र के अंदर डूबा होगा, तब इसमें परिणामी ईएमएफ और धारा देखनी है। फिर जब लूप बाहर निकल रहा होगा तब परिणामी ईएमएफ और धारा, और तीसरा जब लूप पूरा पूरा बाहर हो गया होगा तब परिणामी ईएमएफ और धारा कितनी होगी वो देखना है। स्टार्ट करते हैं, ठीक। तो वही सीमित चुंबकीय क्षेत्र है ना, इस बाउंड्री लाइन के इधर समरूप चुंबकीय क्षेत्र उपस्थित है और इधर बिल्कुल जीरो। हमको दे रखा है कोई वर्गाकार लूप है, ठीक है। याद रखना कि इस बार जो है वो वर्गाकार भरी हुई प्लेट नहीं है, इस बार वर्गाकार लूप है ना। कोई मूर्ख बार बार इसको डिश से कंपेयर कर रहा था, ठीक है। तो वही कि वर्गाकार कोई लूप या फ्रेम है, v के नियत वेग से गति करा रहे हैं। चलो पहले मान लेते हैं कि ये लूप पूरा पूरा चुंबकीय क्षेत्र के अंदर डूबा हुआ है। तो सबसे पहले हमको देखना है कि जब लूप पूरा पूरा चुंबकीय क्षेत्र के अंदर डूबा हो तो इसमें परिणामी ईएमएफ कितना होगा वो देखना है। देखो, इस चीज को हम मोशनल ईएमएफ वीबीएल से भी कर सकते हैं और फ्लक्स से भी कर सकते हैं, लेकिन बताओ इस बार एक कंप्लीट लूप है, इसलिए इस बार फ्लक्स से सोचना आसान है। तो चलो पहले फ्लक्स से करते हैं। तो तुम आराम से बताओ कि चुंबकीय क्षेत्र इसकी सतह को काटेगा मतलब फ्लक्स गुजरेगा तो सही, लेकिन पूरा पूरा चुंबकीय क्षेत्र के अंदर डूबा है तो इससे फ्लक्स गुजरेगा तो सही, लेकिन गुजरने वाला फ्लक्स कांस्टेंट होगा। तुम बताओ यार कि अभी इससे फ्लक्स कितना है, b इंटू ए, अगले क्षण भी फ्लक्स b इंटू एल स्क्वायर, कह सकते हैं ना यार। वही कि अभी इससे गुजरने वाला फ्लक्स b इंटू ए कितना होगा, एल स्क्वायर। अभी फ्लक्स इतना है, अगले क्षण भी फ्लक्स उतना ही होगा और अगले क्षण भी उतना ही होगा। बोल सकते हैं कि समरूप चुंबकीय क्षेत्र के अभी पूरा पूरा अंदर डूबा हुआ है, इससे चुंबकीय फ्लक्स गुजरेगा तो सही, लेकिन गुजरने वाला फ्लक्स कांस्टेंट होगा। और बताओ फ्लक्स कांस्टेंट होगा तो डी फाई बाई डी टी जीरो होगा, मतलब उसमें उत्पन्न परिणामी ईएमएफ जीरो। और बताओ परिणामी ईएमएफ जीरो तो इसमें बहने वाली धारा भी जीरो होगी। तो फ्लक्स से कॉन्फिडेंट ही बोल सकते हैं कि जब लूप पूरा पूरा चुंबकीय क्षेत्र के अंदर डूबा रहेगा तब उससे फ्लक्स तो गुजरेगा, लेकिन गुजरने वाला फ्लक्स कांस्टेंट होगा। तो परिणामी ईएमएफ जीरो तो धारा भी जीरो, ये देख लिया। तो देखो, अभी तो इसको फ्लक्स से देखा और यही स्मार्ट तरीका है यार, ये ऐसे केस में फ्लक्स से देखना स्मार्ट है। तो अभी तो इसको फ्लक्स से किया, वही सबसे फास्ट तरीका है, लेकिन चलो एक बार इसको मोशनल ईएमएफ वीबीएल से भी देख लेते हैं, ठीक। तो वही देखना, इस बार भी कोई वही वर्गाकार फ्रेम है ना, v के वेग से गति कर रहे हैं। तो ऐसा करते हैं कि प्रत्येक क्षण में ईएमएफ अलग अलग निकालते हैं। तो तुम आराम से बताओ कि दृढ़ फ्रेम है, इसको v वेग से गति करा रहे हैं तो प्रत्येक क्षण का वेग v होगा, मतलब इसका भी वेग v, इसका भी वेग v, इसका भी वेग v और इसका भी वेग v, है ना। प्रत्येक का वेग v होगा, तो बस प्रत्येक क्षण में ईएमएफ अलग अलग निकालेंगे, ठीक। तो चलो सबसे पहले इन दोनों छड़ों में देखते हैं। तो साफ साफ दिख रहा है कि इन दोनों छड़ों में तो वेग लंबाई के समानांतर है। तो वही कि इन दोनों छड़ों का वेग लंबाई के समानांतर है, तो इन दोनों में ईएमएफ जीरो, लेकिन इन दोनों छड़ों का वेग लंबाई के लंबवत है, इसलिए इन दोनों छड़ों में ईएमएफ उत्पन्न होगा। पहले इसमें देखते हैं, तो इस छड़ का भी वेग लंबाई के लंबवत, इसमें भी ईएमएफ उत्पन्न होगा और कितना होगा, वीबीएल।
दिशा के लिए वही थप्पड़ रूल, चुंबकीय क्षेत्र अंदर, वेग ऐसा है तो पॉजिटिव पर बल ऊपर की ओर लगेगा ना, तो पॉजिटिव पर बल ऊपर की ओर लगेगा, मतलब ये छड़ ऐसी बैटरी के टाइप से काम करेगी जो पॉजिटिव को ऊपर की ओर धक्का दे, और इसमें ईएमएफ कितना उत्पन्न होगा, वीबीएल। वैसे इस छड़ का वेग भी लंबाई के लंबवत, इसमें भी ईएमएफ उत्पन्न होगा और वही वीबीएल। दिशा के लिए वही चुंबकीय क्षेत्र अंदर, वेग इधर है, तो पॉजिटिव पर बल ऊपर की ओर लगेगा। तो बस ये छड़ भी ऐसी बैटरी के टाइप से काम करेगी जो पॉजिटिव को ऊपर की ओर धक्का लगाए, मतलब ऐसी बैटरी के टाइप से काम करेगी, और इसमें भी ईएमएफ कितना उत्पन्न होगा, वीबीएल, यही होगा। ठीक है, तो बस अब हम परिणाम ही निकालते हैं। तो तुम देखते बताओ कि इन दोनों छड़ों का वेग लंबाई के समानांतर था ना, तो इन दोनों में तो ईएमएफ 0, बस इस छड़ में ईएमएफ वीबीएल और इसमें भी वीबीएल। अब दोनों का परिणाम ही देखेंगे, तो शक्ल देखते ही बताओ कि दोनों ईएमएफ सपोर्टिंग है, अपोजिंग, बताओ अपोजिंग है। ठीक, तुम देखते बताओ कि ये जो ईएमएफ है वो आवेशों को ऐसे मतलब क्लॉकवाइज धक्का देने का प्रयास कर रहा है, और ये ईएमएफ आवेशों को एंटी क्लॉकवाइज धक्का देने का प्रयास कर रहा है। दोनों के धक्के अपोजिंग है, तो ईएमएफ भी अपोजिंग होंगे, मतलब घट जाएंगे। और इस बार दोनों का ईएमएफ बराबर है, इसलिए इस बार दोनों के ईएमएफ घट जाएंगे, मतलब कैंसिल हो जाएंगे, तो परिणामी ईएमएफ 0 हो जाएगा। खुद बताओ ना, परिणामी ईएमएफ कितना होगा, वीबीएल माइनस वीबीएल में तो 0, साफ साफ दिख रहा है कि दोनों छड़ों में दोनों छड़ों में ईएमएफ उत्पन्न तो होंगे लेकिन अपोजिंग से घट जाएंगे, और बस ईएमएफ का मान बराबर है, इससे दोनों के ईएमएफ कैंसिल हो जाएंगे, मतलब परिणामी ईएमएफ 0 होगा। परिणामी ईएमएफ 0 तो धरा भी 0। बस फ्लक्स से किया तब भी वही आंसर आ गया और मोशनल ईएमएफ से किया तब भी वही आंसर आ गया। ठीक, बस एक ही डिफरेंस है कि फ्लक्स है तो बस हम इतना ही बोल पाते हैं कि परिणामी ईएमएफ 0 है, लेकिन मोशनल ईएमएफ से हम गहराई से बोल सकते हैं कि बताओ इस बार ईएमएफ उत्पन्न तो होगा, है ना, इस क्षण में और इस क्षण में ईएमएफ उत्पन्न तो होगा। ये बात अलग है कि दोनों के ईएमएफ कैंसिल हो जाएंगे, इससे परिणामी ईएमएफ 0 होगा, लेकिन दोनों क्षणों में उत्पन्न जरूर होगा। तो ये क्वेश्चन एक बार जेईई में पूछा गया था। तो ये सारा देख लिया। बस अच्छे ध्यान रखना कि इसको मोशनल ईएमएफ वीबीएल से भी कर सकते हैं और फ्लक्स से भी कर सकते हैं, लेकिन बताओ किससे सोचना सबसे फास्ट पड़ता है, फ्लक्स से सोचना सबसे इजी होता है, इससे आगे इसको फ्लक्स से ही करेंगे। ठीक है ना, तो आगे डायरेक्ट बोलेंगे कि जब तक ये लूप पूरा चुंबकीय क्षेत्र के अंदर डूबा है तब तक इसे फ्लक्स गुजरेगा तो सही, लेकिन गुजरने वाला फ्लक्स कांस्टेंट होगा। तो d5/dt 0, तो परिणामी ईएमएफ 0, तो धारा भी 0। अबे बता दिया। अब किसी मूर्ख बच्चे की गाड़ी वापस डिस्क में अटकी हुई थी, ठीक है, मतलब वो सोच रहा था कि डिस्क के केस में तो वही था, वहाँ ईएमएफ 0 क्यों हो गया, तो मतलब क्या बोलूँ उसको। ये तुम बताओ कि इसको डिस्क से कंपेयर कर ही नहीं सकते। बताओ, डिस्क तो अंदर से भरी होती है ना, डिस्क अंदर से भरी होती है, और डिस्क अंदर से भरी है मतलब जो डिस्क है वो तो एक छड़ के सिमिलर काम करेगी। तो डिस्क के केस में हम गुजरने वाले फ्लक्स को देखेंगे नहीं, तब हम काटने वाले फ्लक्स को देखेंगे। तो ध्यान रखना, डिस्क और इसका दूर दूर तक कोई रिलेशन नहीं है। ये अंदर से खोखला है, मतलब लूप के टाइप से काम करेगा, और जो डिस्क होती है वो अंदर से भरी होती है, इसलिए वो छड़ के सिमिलर काम करती है। तो ध्यान रखना कि डिस्क के केस में तो गुजरने वाला फ्लक्स डिफाइंड ही नहीं होता है। डिस्क तो अंदर से भरी है, छड़ के टाइप से काम करेगी, तो इसमें गुजरने वाला फ्लक्स नहीं, काटने वाला फ्लक्स देखते हैं, और फ्लक्स को काटेगी डिस्क। ठीक है, तो ध्यान रखना कि इसका और डिस्क का कोई लेना देना नहीं। ये है एक लूप क्योंकि अंदर से खाली है, और डिस्क अंदर से भरी है, इसलिए छड़ या चाकू के टाइप से काम करेगी। ठीक है, ध्यान रखना। इसमें अगर ये वर्गाकार, इसमें अभी वर्गाकार लूप है ना, अंदर से खाली है, इसलिए लूप के टाइप से काम करेगा। लेकिन तुम बताओ कि अगर वर्गाकार फ्रेम नहीं होती, उसकी जगह वर्गाकार प्लेट होती है ना, वर्गाकार लूप की जगह वर्गाकार प्लेट होती, तो फिर वो छड़ की बड़ी बहन होती। ठीक, तो तब फिर इसमें ईएमएफ उत्पन्न होता है, तब एक छड़ के सिमिलर काम करती, तो तब इसमें ईएमएफ उत्पन्न होता वीबीएल। लेकिन अब ये लूप है, तो ये छोटी चीज़ मुझे क्लास में बतानी पड़ रही थी, तो जिंदगी में ऐसी चीज़ें कभी फेस नहीं की है। ठीक,
ऐसे खतरनाक क्वेश्चन कभी सुने नहीं है मूर्खतापूर्वक। चलो आगे बढ़ रहा हूँ। तो ठीक है, याद रखना। अब अगर ये क्वेश्चन आए तो गधों टाइप से इतना ऑपरेशन करने की जरूरत नहीं है, फ्लक्स से ही करेंगे कि जब तक लूप पूरा चुंबकीय क्षेत्र के अंदर डूबा रहेगा तब तक फ्लक्स गुजरेगा तो सही, लेकिन गुजरने वाला फ्लक्स कांस्टेंट, तो उसका अवकलन जीरो, मतलब परिणामी ईएमएफ जीरो, तो धारा भी जीरो। अब चलो आगे बढ़ते हैं। अभी तो लूप पूरा पूरा चुंबकीय क्षेत्र के अंदर डूबा था, लेकिन चलो अब मान लेते हैं कि लूप चुंबकीय क्षेत्र से बाहर आ रहा है ना वही। या मान लेते हैं कि लूप को v के वेग से चुंबकीय क्षेत्र से बाहर निकाल रहे हैं। अब इसमें ठीक है, बाहर जाने के दौरान इसमें ईएमएफ उत्पन्न होगा या नहीं होगा वो देखना है। तो इसको भी दोनों से सोच सकते हैं। चलो सबसे आसान है कि इसको फ्लक्स से सोचें। तुम बताओ कि शुरू में लूप पूरा पूरा चुंबकीय क्षेत्र के अंदर डूबा था, तब तो गुजरने वाला फ्लक्स कांस्टेंट था, लेकिन अब ये लूप चुंबकीय क्षेत्र से बाहर निकल रहा है तो अब इससे गुजरने वाला फ्लक्स घटेगा, कह सकते हैं। तो ये ध्यान था कि अब लूप चुंबकीय क्षेत्र से बाहर निकल रहा है, तो बस जितने टाइम तक लूप चुंबकीय क्षेत्र से बाहर निकलेगा उतने टाइम तक इससे गुजरने वाला फ्लक्स घटेगा। और बताओ फ्लक्स परिवर्तित होगा तो इसमें ईएमएफ उत्पन्न होगा, ईएमएफ भी उत्पन्न होगा, सर्किट भी कंप्लीट है, तो इस बार इसमें धारा भी बहेगी। ठीक है, सही है ना। तो याद रखना कि ईएमएफ उत्पन्न होगा या नहीं वो फ्लक्स से देखना आसान है। तो ईएमएफ उत्पन्न होगा और धारा भी बहेगी। ठीक है, अब ईएमएफ और धारा की दिशा कैसी होगी वो देखना है। तो याद रखना कि ईएमएफ उत्पन्न होगा या नहीं वो भी फ्लक्स से आसान है, और ईएमएफ या धारा की दिशा भी फ्लक्स से देख सकते हैं। बस ईएमएफ या धारा की दिशा के लिए वो अपना लेंस का नियम लगाएंगे। तो तुम आराम से बताओ कि चुंबकीय क्षेत्र क्रॉस दिशा में तो फ्लक्स भी क्रॉस दिशा का। अब लूप चुंबकीय क्षेत्र से बाहर निकल रहा है तो क्रॉस दिशा वाला फ्लक्स घटेगा, फ्लक्स घटेगा तो इसमें धारा ऐसी उत्पन्न होगी जो फ्लक्स को बढ़ाने का प्रयास करे, और फ्लक्स को बढ़ाने के लिए खुद का चुंबकीय क्षेत्र सपोर्टिंग मतलब क्रॉस दिशा में ही प्रदान करना होगा, और खुद का चुंबकीय क्षेत्र क्रॉस दिशा में प्रदान करने के लिए धारा ऐसी बहानी होगी, मतलब धारा ऐसी एंटी क्लॉकवाइज बहानी हो, क्या बोल रहा हूँ सॉरी, धारा ऐसी बहानी होगी मतलब धारा क्लॉकवाइज बहानी होगी, और धारा क्लॉकवाइज बहाने के लिए ईएमएफ भी क्लॉकवाइज उत्पन्न करना पड़ेगा। तो बस पता चल गया कि ईएमएफ भी क्लॉकवाइज होगा और धारा भी क्लॉकवाइज होगी, वो फ्लक्स से हमने इजीली देख लिया। ठीक, अब देखो पता चल गया कि ईएमएफ उत्पन्न होगा और क्लॉकवाइज दिशा में होगा, लेकिन अब ईएमएफ कितना उत्पन्न होगा वो देखना है। तो ईएमएफ कितना उत्पन्न होगा उसको मोशनल ईएमएफ से देखना ज्यादा आसान है। ठीक है, तो वही बताओ पूरी फ्रेम को v वेग से गति करा रहे हैं, तो बताओ इसकी प्रत्येक क्षण का वेग v होगा, मतलब इसका ही वेग v, इसका भी v, इसका भी v, और इस क्षण का ही वेग v। तो बस प्रत्येक क्षण में ईएमएफ अलग अलग निकालेंगे। तो बस तुम आराम से बताओ कि इन दोनों क्षणों का वेग तो लंबाई के समानांतर है, और वेग लंबाई के समानांतर है, इससे इन दोनों में तो ईएमएफ बिल्कुल जीरो। इस क्षण की बात करें तो इस क्षण का वेग लंबाई के लंबवत तो है, लेकिन बेचारी ये क्षण तो चुंबकीय क्षेत्र के बाहर ही हो गई है, बस है ना, ये क्षण चुंबकीय क्षेत्र के बाहर ही हो गई है, इस पर कोई चुंबकीय बल नहीं लगेगा, इससे इसमें भी ईएमएफ जीरो। तो बस बोल सकते हैं कि इन दोनों का वेग लंबाई के समानांतर है, इससे ईएमएफ जीरो, और बेचारी ये क्षण तो चुंबकीय क्षेत्र के बाहर ही हो गई है, इस पर चुंबकीय क्षेत्र गिरेगा ही नहीं, इसलिए इसमें भी ईएमएफ जीरो। तो बस इस बार ईएमएफ केवल इसी क्षण में उत्पन्न होगा, और है ना, बताओ ये क्षण चुंबकीय क्षेत्र के अंदर भी है और वेग लंबाई के लंबवत भी है, तो केवल इस क्षण में ईएमएफ उत्पन्न होगा, और कितना होगा वीबीएल। दिशा के लिए वही थप्पड़ रूल, चुंबकीय क्षेत्र अंदर वेग ऐसा है तो पॉजिटिव पर बल ऊपर की ओर लगेगा, है ना। तुम बताओ कि पॉजिटिव पर बल ऊपर की ओर लगेगा, मतलब ये क्षण ऐसी बैटरी के टाइप से काम करेगी जो पॉजिटिव को ऊपर की ओर धक्का दे, मतलब ऐसी बैटरी के टाइप से काम करेगी, और इस क्षण में ईएमएफ कितना उत्पन्न होगा, वीबीएल। बस अब रास्ते का परिणामी ईएमएफ देख सकते हैं ना। तुम आराम से बताओ कि इन तीनों क्षणों, हाँ इन तीन क्षणों में तो ईएमएफ बिल्कुल जीरो है, केवल इसी क्षण में ईएमएफ वीबीएल उत्पन्न हो रहा है, तो रास्ते का नेट ईएमएफ भी कितना होगा, वीबीएल। बस ईएमएफ भी उत्पन्न हो गया और ये सर्किट भी कंप्लीट है, तो धारा भी बहेगी, है ना। और यहाँ लिख देता हूँ कि धारा कितनी बहेगी,
रास्ते का नेट ईएमएफ अपन रास्ते का कुल प्रतिरोध। बस बताओ, रास्ते का नेट ईएमएफ वीबीएल अपन रास्ते का कुल प्रतिरोध। तो एक भुजा का प्रतिरोध आर है, तो इस बार रास्ते में से चार भुजा है तो उनका प्रतिरोध 4R, ये धरा हो गई। और बताओ ईएमएफ भी क्लॉकवाइज और धरा भी क्लॉकवाइज। तो तुम स्मार्ट ही बताओ कि हमने फ्लक्स या लेंस के नियम से किया था तब भी ईएमएफ या धरा क्लॉकवाइज आई थी, और मोशनल ईएमएफ से देखा तब भी ईएमएफ या धरा क्लॉकवाइज आएगी, वही आई। बस इसीलिए मैंने बताया था कि ईएमआई के जितने भी क्वेश्चन हैं उसको फ्लक्स से भी कर सकते हो और मोशनल ईएमएफ वीबीएल से भी कर सकते हो। कब किससे करना वो स्मार्टनेस होनी चाहिए। तो शायद इतनी सारी बेवकूफ़ी करके सबक मिल गया होगा, तो याद रखना कि ईएमएफ उत्पन्न होगा या नहीं उसको फ्लक्स से देखना आसान है। ईएमएफ या धारा की दिशा भी फ्लक्स से आसान है, लेकिन ईएमएफ कितना उत्पन्न होगा वो मोशनल ईएमएफ से आसान पड़ता है। अब एक और छोटी चीज़ बता रहा हूँ, इसको ध्यान से देखना कि देखो ईएमएफ कितना उत्पन्न होगा उसको हमने मोशनल ईएमएफ वीबीएल से किया। तो अभी तो हमने मूर्खों की टाइप से प्रत्येक क्षण में ईएमएफ निकाला है ना, पूरा ऑपरेशन कर दिया कि मूर्खों टाइप से प्रत्येक क्षण में ईएमएफ निकाला और सबका परिणाम ही निकाला। ये थोड़ा लेंदी हो गया, तो इस चीज़ को हम थोड़ा स्मार्ट तरीके से भी कर सकते थे, तो ज़्यादा उलझे नहीं, इसलिए इसको अलग से बना दिया है। तो वही कि है ना, वही कहते रहा हूँ, वही कहते रहा हूँ कि एल लंबाई का कोई वर्गाकार लूप, यही कैसे यार कि सॉरी एल भुजा का कोई वर्गाकार लूप है, इसको v के नियत वेग से चुंबकीय क्षेत्र से बाहर निकाल रहे हैं, ठीक है ना। तो वही कि वर्गाकार लूप है और वही v के नियत वेग से चुंबकीय क्षेत्र से बाहर निकाल रहे हैं। इसमें ईएमएफ कितना उत्पन्न होगा वो देखना। और अभी तो गधों टाइप से पूरा ऑपरेशन कर लिया था, इसको हम थोड़ा सा चालाकी से भी कर सकते हैं। तो चलो तुम स्मार्टली बताओ, है ना, तुम स्मार्टली बताओ कि इस लूप का केवल यहाँ से लेकर के यहाँ तक इतना ही भाग चुंबकीय क्षेत्र के अंदर डूबा हुआ है। चलो मैं इसको बिंदु ए और इसको बी बोल लेता हूँ, ठीक है ना। वही तुम बोल सकते हो कि इस बार लूप का केवल यहाँ से लेकर के यहाँ तक लूप का केवल इतना ही भाग चुंबकीय क्षेत्र के अंदर डूबा है, तो इतने ही भाग में ईएमएफ उत्पन्न होगा। हम बोल सकते हैं कि केवल इतना ही भाग चुंबकीय क्षेत्र के अंदर डूबा है तो इतने ही भाग में ईएमएफ उत्पन्न होगा। और इतने भाग में उत्पन्न ईएमएफ ज्ञात करने के लिए चुंबकीय क्षेत्र के अंदर डूबा हुआ जो भाग है इसको सिरों को मिलाने वाली सीधी छड़ से प्रतिस्थापित कर सकते हैं, कह सकते हैं ना। ये ध्यान रखना कि चुंबकीय क्षेत्र में इतना ही भाग डूबा है तो इतने ही भाग में ईएमएफ उत्पन्न होगा। और तुम बताओ कि इतने भाग में ईएमएफ निकालने के लिए चुंबकीय क्षेत्र के अंदर डूबा हुआ जो भाग है उसको सिरों को मिलाने वाली सीधी छड़ से प्रतिस्थापित कर सकते हैं। तो बस तुम डायरेक्ट बताओ कि इस तुल्य छड़ में ईएमएफ कितना उत्पन्न होगा, वीबी एल इक्वलेंट, है ना। तो इस तुल्य छड़ में ईएमएफ कितना उत्पन्न होगा, वीबी एल इक्वलेंट, जहाँ एल इक्वलेंट इन दोनों सिरों के बीच सीधी दूरी एल। तो तुल्य छड़ में ईएमएफ इतना है तो वास्तविक छड़ में भी ईएमएफ उतना ही उत्पन्न होगा। अब कोई मूर्ख क्लास में पूछ रहा था कि एल कहाँ से आ गया, तो मुझे संन्यास ले लेना चाहिए अगर ऐसे क्वेश्चन उठ रहे हैं तो। ये तुम खुद बताओ, इतना भाग चुंबकीय क्षेत्र के अंदर डूबा है तो ईएमएफ निकालने के लिए डूबे हुए भाग को सिरों को मिलाने वाली सीधी छड़ से प्रतिस्थापित करेंगे। तो बताओ इस सीधी छड़ की तुल्य लंबाई कितनी आएगी, इन दोनों के बीच सीधी दूरी मतलब एल के बराबर। तो आगे हम इस टाइप से करेंगे, गधों टाइप से हर छड़ में ईएमएफ निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक। एनीवे अब लास्ट पार्ट देखते हैं। तो चलो अब मान लेते हैं कि पूरा लूप चुंबकीय क्षेत्र के बाहर निकल गया है। अब ईएमएफ है धारा, बस अब तो कोई अनपढ़ ही बता सकता है कि लूप पूरा चुंबकीय क्षेत्र से बाहर निकल गया है, इससे कोई चुंबकीय बल रेखा नहीं गुजरेगी, मतलब अब फ्लक्स परमानेंटली जीरो हो गया है। फ्लक्स परमानेंटली जीरो है तो इसका अवकलन भी जीरो, मतलब ईएमएफ भी जीरो और धारा भी जीरो आ गई। बस इससे हम कह सकते हैं यार, इससे हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जब लूप पूरा चुंबकीय क्षेत्र के अंदर डूबा हो तब भी ईएमएफ या धारा जीरो, जब पूरा चुंबकीय क्षेत्र के बाहर हो तब भी ईएमएफ या धारा जीरो। बस जितने टाइम तक लूप चुंबकीय क्षेत्र के बाहर निकल रहा है केवल उतने ही टाइम तक ईएमएफ उत्पन्न होगा। ये सारा देख लिया। अब देखो लास्ट इसका कंक्लूजन बता रहा हूँ। तो देखो
ये जो क्वेश्चन उसको हमने हर तरीके से करके देखा, ठीक है, और इससे हमको कुछ सबक मिल गए। तो पता चल गया कि ऐसे क्वेश्चन को फ्लक्स से भी कर सकते हैं और मोशनल ईएमएफ वीबीएल से भी कर सकते हैं। कब किससे करना हो, स्मार्टनेस होनी चाहिए। तो बस लास्ट बार बोल रहा हूँ कि ईएमएफ उत्पन्न होगा या नहीं होगा वो फ्लक्स से देखना आसान है। ईएमएफ या धारा की दिशा भी फ्लक्स या लेंस के नियम से आसान है, लेकिन कितना ईएमएफ उत्पन्न होगा वो मोशनल ईएमएफ से आसान है, ठीक है। तो कितना ईएमएफ उत्पन्न होगा वो मोशनल ईएमएफ से आसान है। और ईएमएफ कितना उत्पन्न होगा, वीबी इंटू एल इक्वलेंट, जहाँ एल इक्वलेंट चुंबकीय क्षेत्र में जो भाग डूबा हुआ है उसके दोनों सिरों के बीच सीधी दूरी। ये कर लिया। अब इसके हम एग्जाम्पल कर सकते हैं। अभी पूरा एक्सप्लेन किया, लेकिन अब जो क्वेश्चन करेंगे उसमें हम बिल्कुल डायरेक्ट 1 मिनट के अंदर अंदर